हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा AKTU में BCA थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5 की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक सब्जेक्ट आपका चलता है कंप्यूटर नेटवर्क। उसके लेक्चर्स मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले यूनिट 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 1 में दीज मेनी टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है, क्या है डेटा कम्युनिकेशन, क्या होता है डेटा फ्लो। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंटली आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं होते, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क को समझने और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और मीनवाइल एग्जाम में भी बीच बीच में से इनमें से कोई चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक अगर यहाँ आपको नजर आता है तो आप उससे सिलेबस टू सिलेबस ना मैच करके उसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसका फाउंडेशन बना के चलूंगी। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर डेटा फ्लो किस तरह से करता है ये देखेंगे। नेटवर्क के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन सी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क का बनाने में हम ध्यान रखते हैं, फिर कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं, और फिर टोपोलॉजीज क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ कवर करेंगे। और साथ साथ जब इस लेक्चर ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मेंशन्ड होंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन AKTU के ही PYQ बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहला लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क का, लेकिन साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में ऑलमोस्ट आते हैं। ठीक है, तो इसकी हम पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बार आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ बेटा कि BCA थर्ड ईयर के लिए कॉम्बो पैक अभी फ्रेश गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जिसमें आप चारों सब्जेक्ट्स जो सेम 5 में आपके कोर सब्जेक्ट्स चलेंगे वो चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको उसमें मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और PYQs जो इससे पहले AKTU में पूछे गए हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड वो PYQs, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से क्या फ्रेम होते हैं ये भी आपको मिलेंगे। और साथ साथ आपको हाई क्वालिटी वन शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे जिससे कि आप सारी यूनिट्स को बहुत क्विकली अपनी रिवाइज कर सकें एग्जाम टाइम पर। किसी तरह का कोई क्वेरी, कोई डाउट है आपको तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, BCA थर्ड ईयर की ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, ये पूरी आपकी इवैल्यूएशन स्कीम है, और ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। पहला है AI और ML, दूसरा पाइथन, तीसरा CN कंप्यूटर नेटवर्क जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और चौथा है SPM दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको हर सब्जेक्ट की सेपरेट एक अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी आपको मिलेगी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। अब ये सिलेबस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है CN का। तो इस सिलेबस के अंदर कैटेगरीज क्या होती हैं, किस तरह से इंटरनेट बनता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग जो बनाएंगे हम, यहाँ से हम अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सबसीक्वेंट यूनिट्स हैं, यूनिट 2, 3, 4 और 5, 5 यूनिट में ये सिलेबस हमारा कवर अप होगा। इसके बारे में हल्का हल्का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम अपनी यहाँ से कंप्यूटर नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इन सब चीजों से पहले, कोर्स के लिए पढ़ने से पहले, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका फाउंडेशन हमें बनाना होता है कि एक्चुअली वो सब्जेक्ट किस चीज पर बेस्ड है, हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से वो समझ में हमें आएगा, उसकी क्या रेलेवेंस है ना। तो उस रेलेवेंस के लिए सबसे पहला टर्म जो है वो है डेटा कम्युनिकेशन। आप अगर अपनी बुक भी खोलेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन उस बुक का पहला जो वर्ड्स होंगे, बहरोज ए फॉरोजन नाम की बुक है, उसमें भी जो बुक का नाम है उसमें भी डेटा कम्युनिकेशन टर्म आता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब दो जने आपस में अगर बात कर रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने फैक्ट्स, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को अगर शेयर कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। हमें पता है ये बात। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कुछ डेटा इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। दैट मींस एक प्लेस से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करना, डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डेटा शेयरिंग इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात और इंपॉर्टेंट बताइए। मैं अगर आपसे कहूं कि दो जने आमने सामने बैठे हैं, मान लीजिए एक रूम में दो लोग बैठे हैं, एक हिंदी बोलता है और दूसरा इंग्लिश बोलता है। जो हिंदी बोलता है उसे अंग्रेजी समझ नहीं आती, जो अंग्रेजी बोलता है उसे हिंदी समझ नहीं आती, तो वो दोनों आपस में कनेक्टेड तो हैं। कनेक्टेड का मतलब एक रूम में बैठे हैं, वो चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कॉमन स्टैंडर्ड्स या कॉमन लैंग्वेज नहीं बोलते, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, ये बात हमें सबसे पहले समझनी है।
भाई जहां भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क हमारा सब्जेक्ट है, तो नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब है कि बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके जो एक हम पूरा का पूरा एक जाल बनाते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन बनाते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और अगर वो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जिन्हें हम कनेक्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे मोबाइल्स हैं, चाहे लैपटॉप्स हैं, चाहे डेस्कटॉप्स हैं, है ना, तब वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। उसमें बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर्स को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली बना क्यों रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं ताकि मल्टीपल प्लेसेस पे बैठे हुए लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट करने का मतलब है किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, डेटा को शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इंफॉर्मेशन, डेटा तो हमें पता है, मुझे अपनी कुछ इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करा, मुझे अपनी कंपनी में ही किसी और के साथ शेयर करना है, मैंने अपना बायोडाटा बनाया, मुझे अपने एम्प्लॉयर को उसको भेजना है, तो क्या है ये? इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना। मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया और मुझे अपने ऑफिस में किसी के साथ उस प्रोजेक्ट को शेयर करना है, तो ये रिसोर्स शेयरिंग है। मेरे पास एक प्रिंटर है, मैं चाहती हूँ कि एक लैब सेटअप हुई हुई है और एक लैब में 50 कंप्यूटर हैं और मेरे वाले कंप्यूटर पर एक प्रिंटर है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर कंप्यूटर को एक एक प्रिंटर दे सकें, उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम उस प्रिंटर को एक नेटवर्क के जरिए पूरे लैब के सारे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर लेंगे। मतलब कि एक अकेला प्रिंटर 50 कंप्यूटर के प्रिंट्स जनरेट कर लेगा अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। तो इन सब चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। कोई भी दो डिवाइसेस कनेक्ट तो होंगी, लेकिन कम्युनिकेट कब करेंगी? कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक दूसरे की बात उन्हें समझ भी आए, है ना। तो क्या क्या मेन चीजें ऐसी हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर मैंडेटरी हैं, उन बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर और केबल। कोई दो डिवाइसेस हैं, उनके बीच में कोई ट्रांसमिशन मीडियम है। देखो, बहुत सीधी बात है, अगर आप मान लीजिए अपने घर से निकल के मार्केट तक जा रहे हैं, तो किसी मीडियम के थ्रू जाएंगे, आप सड़क पे चल के जाएंगे, है ना, या भाई आप रिक्शे में जाएंगे, एनी हाउ यू विल गो वाया सम मीन्स, किसी ना किसी जरिए तो आप जाएंगे। आप रोड से जाएं, है ना, या फिर आप किसी दूसरे रास्ते को लेके जाएं, या आप प्लेन से जाएं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसकी हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन मीडियम की उसको रिक्वायरमेंट होती है। किस तरह का हो सकता है? किसी वायर या केबल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा सकती है, या वायरलेस भी जा सकती है। रेडियो वेव्स का यूज करके वायरलेस इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसमिट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो सकती है। तो डेटा का जो एक्सचेंज है, दो डिवाइसेस के बीच में जब डेटा एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब एक से दूसरी को गया, दूसरी से पहली को मिला, तो ये जो डेटा एक्सचेंज है दो डिवाइसेस के बीच में वाया सम कम्युनिकेशन मीडियम और वाया सम ट्रांसमिशन मीडियम, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक। अब डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है, क्या कि ये एक तो है आपका सेंडर जो आपको मैसेज, जो मान लीजिए मैसेज भेज रहा है, वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम में होगा। दूसरा क्या होगा? आपका रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। एक टाइम पर सेंडर भेज रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है। हम ये स्नैपशॉट मान के चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर कोई डेटा एक्सचेंज हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, तो एक जना भेज रहा है, एक जना उसको रिसीव कर रहा है। एक कम्युनिकेशन मीडियम है या ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू वो डेटा ट्रैवल कर रहा है। अब ये वायर्ड, वायरलेस कुछ भी हो सकता है। तीन चीजें हो गई, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, वो ट्रांसमिशन मीडियम हो गया जिसके थ्रू वो डेटा ट्रैवल कर रहा है, और वो मैसेज हो गया जो मैसेज आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। ये चार चीजें सीधी सीधी दिख रही हैं। क्या ये चार चीजें सफिशिएंट है? नहीं, ये चीजें सफिशिएंट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मान लीजिए एक रूम में हम दो जने बैठे हैं, मैं इंग्लिश बोल पा रही हूँ, वो हिंदी बोल पा रहा है, आपस में हम हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसको अगर इंग्लिश में कुछ बोलूंगी तो विल ही बी और विल शी बी एबल टू अंडरस्टैंड माय थिंग्स? नो, है ना। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन के लिए एक आपस में एक प्रोटोकॉल्स, एक रूल्स, एक स्टैंडर्ड्स जरूरी है ना। वो रूल्स जो ये कहते हैं कि भाई हाँ, हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम एक कॉमन लैंग्वेज पर एग्री करेंगे, या तो हम बीच में कोई ट्रांसलेटर बिठाएंगे जो मेरी बोली हुई इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके अगले बंदे को समझाए, या फिर और उसकी बोली हुई हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे समझाए। तो मतलब एक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहले से हम कुछ रूल्स सेटअप करेंगे, उसके बाद हम अपना कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ इन चार चीजों से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। एक और चीज है, क्या है वो? प्रोटोकॉल।
इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी है। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन, वो रूल्स जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए फॉलो करने हैं। वो रूल्स दोनों डिवाइसेस सेम सेट ऑफ रूल्स पर एग्री करेंगी कि हाँ भाई मैं भी एग्री कर रहा हूं, तुम भी एग्री करो। अगर दोनों सेम रूल पर एग्री करते हैं देन ओनली दीज टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से पार्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोकॉल्स के बिना टू डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड but they cannot be communicating devices until they do not agree on the same stack of protocols or same set of rules। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, ये जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी यहाँ लिखी हैं थ्योरी में। मुझे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ थ्योरी में पढ़ने की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। मैसेज क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, नंबर हो सकती है, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। सेंडर वो डिवाइस है जो डेटा को सेंड करती है, रिसीवर रिसीव कर रही है। ट्रांसमिशन मीडिया वो फिजिकल पाथ है जिसके थ्रू जो मैसेज है वो ट्रेवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। प्रोटोकॉल क्या है, वो सेट ऑफ रूल है जो कि इस कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, जो बताते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक, तो दिस इज ऑल योर डेटा कम्युनिकेशन। फिर आ जाता है कि आप डेटा कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन विच थिंग्स, मतलब हम ये क्या कहते हैं, कैसे, हाउ डू वी टेल कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये इफेक्टिव है या नहीं। तो इसमें जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक टर्मिनोलॉजी हम जानेंगे। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी जो ABCD होती है, वो जरूरी नहीं है कि वो सिलेबस में मेंशन्ड हो। उस ABCD को आपको पहले समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आप उसमें आगे की तरफ दौड़ लगाते हैं, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो मैंने अभी कहा कि कम्युनिकेशन नेटवर्क की इफेक्टिवनेस के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ेंगे इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हम ये चीज पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें हमें अचीव करनी है ना। क्योंकि जिन चीजों से मिलके ये इफेक्टिव बनेगा वो सारी चीजें वी हैव टू एंश्योर व्हेन वी आर एबल टू क्रिएट अ नेटवर्क। हमें कोई नया नेटवर्क बनाना है, उसको मैनेज करना है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं, डिलीवरी। पहला क्या है इफेक्टिवनेस का फैक्टर, डिलीवरी। मतलब जो सिस्टम है वो डेटा करेक्ट डेस्टिनेशन तक डिलीवर कराए। मतलब अगर मान लीजिए कोई ए जो सिस्टम है, ए डिवाइस डेटा भेज रही है और डेटा बी को भेजना है, तो बी के अलावा किसी और को वो डेटा ना मिले और करेक्टली बी तक वो डेटा पहुंच जाए, इसको कहते हैं डिलीवरी। मतलब इट एंश्योर्स द कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट एंश्योर द सक्सेसफुल डिलीवरी टू द करेक्ट यूजर, इंटेंडेड यूजर, जिस यूजर को पहुंचना चाहिए, जिस डिवाइस तक डेटा जाना है उसी को मिले। तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज डिलीवरी। तो देखिए, सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। यहाँ मैंने बहुत छोटे छोटे में लिखी है, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको इस लेक्चर में, लेकिन थ्योरी मैंने बहुत कम लिखी है। यहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मैंने थ्योरी लिखी है, और जहां एग्जाम में बहुत लिखने को आएगा वहां पर ज्यादा लिखी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी स्लाइड्स आपको मिलेंगी। फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि डेटा जो आप भेज रहे हैं वो एज इट इज मिले, उसमें कोई चेंजेस बीच में ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने कोई डेटा भेजा, बीच में किसी ने आपका डेटा ग्रैब किया, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए और फिर आगे भेज दिया। तो एक्यूरेट होने का मतलब जो डेटा गया है एग्जैक्टली विदाउट एनी एरर सेम डेटा डेस्टिनेशन को मिल जाए। ठीक है, फिर टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब क्या है कि जो डेटा आप भेज रहे हैं वो करेक्ट टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर हो जाए। भाई हम ये कह रहे हैं कि आज शाम तक वो डेटा चाहिए ही चाहिए, आपने भेज दिया, तो अगर शाम के बाद मिलेगा तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती। तो ऑन टाइम डेटा डिलीवर होना चाहिए, है ना। जिटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। जिटर का मतलब क्या है, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी हमने CN पढ़ा नहीं है, हल्की सी अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ। मान लीजिए एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को कोई डेटा भेज रही है, तो वो जो सारा डेटा है वो जरूरी नहीं है कि पूरा एक साथ भेजा जाए। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं फॉर द टाइमिंग कि उस डेटा के हम छोटे छोटे पार्ट्स भेज रहे हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे पार्ट्स को मैं सेगमेंट्स कह लूं, फ्रेम्स कह लूं, पैकेट्स कह लूं, कुछ भी कह सकती हूँ। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ये दो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइस है सेंडर और ये डिवाइस है रिसीवर। सपोज इसने कोई मैसेज भेजा तो इसने छोटे छोटे उसके पैकेट्स जो थे मैसेज के 4 पैकेट बना दिए। ठीक है, अब ये जो पैकेट्स है ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचेंगे। एक होल मैसेज है जिसको 4 पैकेट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब ये जो पैकेट है ये कुछ टाइम ले रहा है, फिर दूसरा पैकेट पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, तीसरा जल्दी पहुंच रहा है और चौथा और ज्यादा टाइम ले रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये चारों पैकेट एक साथ हमने डाले थे सेंडर से रिसीवर पर जाने के लिए, लेकिन इनके जो अराइवल टाइम्स हैं
उनमें ये इनके जो टोटल टाइम है ये ज्यादा डिफरेंस है उसमें। ऐसा नहीं है, मान लो पहला वाला जो पैकेट है वो 10 मिली सेकंड ले रहा है, दूसरा वाला मान लो 5 मिली सेकंड ले रहा है, तीसरा वाला मान लो 6 मिली सेकंड ले रहा है, चौथा वाला 20 मिली सेकंड ले रहा है। तो अनइवन डिले से वो सारे मैसेज रिसीवर तक पहुंच रहे हैं। ये जो प्रोसेस हुआ इसे हम कहते हैं जिटर। जिटर मतलब जो पैकेट अराइवल टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है ना, इवन नहीं है, अनइवन है। कोई 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, कोई 20 मिनट बाद पहुंच रहा है, कोई 5 मिनट बाद पहुंच रहा है, अलग अलग टाइम पे जो पैकेट्स हैं वो डिलीवर हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज जिटर। तो देखिए, रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम, इट इज द अनइवन डिले इन डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट्स। क्या मतलब हुआ, एग्जांपल से समझो। मान लो कोई वीडियो आप भेज रहे हैं और उस वीडियो को पूरा ना भेज के आपने उसको छोटे छोटे फ्रेम्स बना के भेज दिया, तो पहला होना क्या चाहिए कि एक्चुअली वो सीक्वेंस में रिसीव होना चाहिए, पहले पहला फ्रेम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तभी तो वो पूरी की पूरी वीडियो रिकलेक्ट होगी रिसीवर पर और एक जैसी वीडियो चलेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि पहला वाला आ गया, फिर उसके बाद तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर दूसरा बीच में आ गया, दूसरा बाद में आया। तो क्या वो वीडियो अनइवन प्ले, मतलब इवनली प्ले हो पाएगी? समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है वीडियो में। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो दिस जिटर हैज टू बी मिनिमाइज्ड, है ना। अगर आपके नेटवर्क में जो पैकेट्स निकले वो डिले ले भी रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि कांस्टेंट डिले आना चाहिए, इवन डिले आना चाहिए। पहला वाला पहले पहुंच गया, दूसरा वाला दूसरा पहुंच गया, तो रीअसेंबली के टाइम पर इस तरह से हो कि अगर आप लाइव कोई चीज स्ट्रीम कर रहे हैं तो उस केस में जिटर जो है वो बहुत हार्मफुल होता है और इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कि किन किन चीजों पर हमारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है कि डेटा जिसको जाना है उसको मिले, है ना, एक्यूरेटली मिले, टाइमली मिले और करेक्टली मिल जाए। जिटर नहीं आना चाहिए, अगर आप उसके टुकड़े बना रहे हैं तो वो अनइवन डिले प्रोड्यूस ना करे। ठीक, तो ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। फिर आता है आपका डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का क्या मतलब है? जब भी कोई दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो डेटा का फ्लो कितने तरीके से आप कर सकते हैं। दो डिवाइसेस अगर कम्युनिकेट कर रही हैं तो इन हाउ मेनी वेज डेटा कैन बी फ्लोन बिटवीन दीज टू डिवाइसेस? देयर आर 3 वेज। कौन कौन से? सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इस डेटा फ्लो को हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ये ट्रांसमिशन मोड्स भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन मोड भी कहा जाता है, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। मैं यहां पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ डेटा फ्लो में, जिससे कि अगर आपको कहीं पर ट्रांसमिशन मोड मिले तो आप इसको समझ लें। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन मोड्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, तो देखिए कितने मोड में दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। पहले एग्जांपल से समझेंगे, थ्योरी बाद में देखेंगे। देखो, सिंपलेक्स मोड सबसे पहला है आपका, दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज सिंपलेक्स मोड, दिस इज डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड दिस इज फुल डुप्लेक्स। 3 तरीके से ये मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है, या डेटा 3 तरीके से फ्लो करता है। सिंपलेक्स मोड क्या कहता है कि एक मेन फ्रेम सिस्टम है, मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है और इधर एक मॉनिटर रखा हुआ है। जो डेटा आपस में कम्युनिकेट ये करेंगे उसकी डायरेक्शन बस एक होगी। डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरी डायरेक्शन में डेटा फ्लो ही नहीं करेगा। तो सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा फ्लो ये कहता है कि दो डिवाइसेस आपने कम्युनिकेट करने के लिए रखी हैं, उनमें से डेटा सिर्फ एक डिवाइस भेज सकती है, दूसरी डिवाइस सिर्फ डेटा को रिसीव करेगी। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, ऐसे मोड को हम डेटा, ऐसे डेटा फ्लो को हम सिंपलेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। सबसे साधारण एग्जांपल क्या है? आप कीबोर्ड पे अगर कुछ प्रेस कर रहे हैं तो मॉनिटर पे आपके वो डेटा चला जाएगा, मतलब कीबोर्ड से मॉनिटर पे डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या मॉनिटर से कीबोर्ड पर वो डेटा आ सकता है? नहीं। तो किस तरह का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है? सिंपलेक्स है। सिंपलेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, दूसरी डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सच मोड ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ डेटा फ्लो इज कॉल्ड सिंपलेक्स मोड। फिर आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है? दो डिवाइसेस हैं, दोनों आपस में मतलब डेटा, पहली वाली डिवाइस भी डेटा भेज सकती है, दूसरी डिवाइस भी डेटा भेज सकती है ना, दोनों डेटा भेज सकती है, दोनों रिसीव कर सकती हैं। लेकिन
एक बार में कोई एक ही डिवाइस डेटा भेजेगी और दूसरी वाली रिसीव करेगी। जब पहली वाली डेटा भेजेगी तो दूसरी वाली रिसीव करेगी, जब दूसरी वाली डेटा भेजेगी तो पहली वाली रिसीव करेगी। तो इसका मतलब जो कम्युनिकेशन मीडियम है उस पर सिर्फ एक ही डिवाइस का डेटा एक बार में रहेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ऐसी सड़क है, कोई रोड आपने ऐसी आप यूज कर रहे हैं जो वन वे है, मतलब वन वे नहीं, मतलब कॉमन है, उसमें आपने अलग अलग लेन्स नहीं बना रखी है ना। तो एक पतली सी सड़क है, दो डिवाइसेस के बीच में या दो घरों के बीच में, तो एक बार में एक यहां से अगर कोई कार निकलती है तो साइड से सामने से कोई दूसरी कार नहीं आ सकती जब तक ये वाली कार ना निकल जाए। वन वे, एक साइड से ट्रैफिक चलेगा, जब इधर खाली होगा तो इधर वाला ट्रैफिक निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? हाफ डुप्लेक्स। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन हो तो दोनों डायरेक्शन में सकता है लेकिन एक बार में एक ही तरफ होगा। ठीक है, इसे कहेंगे हाफ डुप्लेक्स। और तीसरा टाइप का आता है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या कहता है कि भाई दोनों डायरेक्शन में डिवाइसेस एक साथ डेटा को भेज सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं साइमल्टेनियसली, है ना। जब पहली रिसीव कर रही है तो मतलब डेटा को भेज रही है तो दूसरी वाली भेज सकती है, साथ साथ दूसरी वाली भी भेज सकती है। ये किस तरह से हुआ भाई? लेन बन गई आपकी, एक कुछ कार्स इधर जा रही हैं, कुछ कार्स इधर जा रही हैं, दोनों तरह से कार्स जो हैं वो अपनी अपनी लेन्स में चल रही हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक एक साथ ट्रैवल कर रहा है। इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो तीन मोड में ये डेटा का फ्लो हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। जैसे सिंप्लेक्स में देखो सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा जा रहा है, जो आपका हाफ डुप्लेक्स है उसमें दोनों डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन एट टाइम 1 एट टाइम 2, अलग अलग टाइम पर ये दोनों कम्युनिकेशन होंगे। और जो आपका फुल डुप्लेक्स है उसमें ऑल द टाइम डायरेक्शन ऑफ डेटा कैन बी बाई डायरेक्शन, दोनों साइड में डेटा ट्रैवल कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो इनके बारे में ये पूरा मैंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप जानते हैं। कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलता है, एज ऑन अ वन वे स्ट्रीट, जिसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा को या ट्रैफिक को आप चला सकते हैं। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव। Simplex mode can use the entire capacity of the channel to send data in one direction। मतलब entire capacity of the channel, इस बात से क्या मतलब है? ये जो चैनल की हम यूजुअली बात करते हैं, मान लीजिए ये वो लेन है और एक डिवाइस यहाँ पर रखी हुई है और एक डिवाइस यहाँ पर रखी हुई है, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना है। तो पूरी कैपेसिटी का मतलब, अगर मैं कह रही हूँ कि ये पूरी एक रोड है तो इस पूरी रोड को कंबाइन, मतलब ये जो डिवाइस अगर डेटा भेज रही है ना तो ये पूरी रोड को, जितनी इसकी कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी ये डिवाइस जो है वो यूज करेगी, ये बात हम कह रहे हैं। क्योंकि एक ही डिवाइस का डेटा एक बार में ट्रैवल करेगा तो पूरी सड़क, ये कहेगा पूरी सड़क तुम्हारी है, आराम से चाहे कैसे भी करके चलाओ अपना स्कूटर, बस। ठीक, तो एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल, इस बात को अभी के लिए आप क्या समझेंगे? कैपेसिटी ऑफ द चैनल का वैसे मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बैंड, है ना, उसकी बैंडविड्थ, लेकिन वो सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी के लिए ये समझो कि ये जो कम्युनिकेशन मीडियम मिला हुआ है, ये जो चैनल मिला, चैनल का मतलब है कम्युनिकेशन पाथ, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एरिया, उसे हम फिलहाल चैनल कहते हैं। अब उसका टेक्निकली कंप्यूटर नेटवर्क में क्या मतलब होता है ये स्लोली ग्रेजुअली मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल, मतलब पूरा जो रास्ता मिला हुआ है उसमें पूरा इसी का डेटा ट्रैवल करके जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कीबोर्ड्स एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर हाफ डुप्लेक्स आता है कि ईच स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव बोथ, दोनों कर सकते हैं लेकिन एट अ टाइम नहीं कर सकते, एक टाइम पर नहीं कर सकते, अलग अलग टाइम पर करेंगे। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग, अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वॉकी टॉकीज और सिटीजन बैंड रेडियोज जो होती हैं वो इनके एग्जांपल्स होते हैं। फिर आ गया फुल डुप्लेक्स आपका। फुल डुप्लेक्स क्या कहता है? बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, जैसे टेलीफोन नेटवर्क, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, दोनों जने अगर कुछ बोलोगे एक साथ तो भले ही किसी को समझ में ना आए कि बोल क्या रहा है, लेकिन आवाज तो पूरी पूरी आती है ना, एक साथ दोनों, both can communicate, both can speak and listen at the same time। ठीक है, so that is the example of full duplex communication। अब full duplex communication ही होता है नेटवर्क में। चलिए फिर आते हैं आपके नेटवर्क के क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि किसी भी नेटवर्क को अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप बताएंगे कि ये नेटवर्क सही आपका आपने बना लिया, कौन कौन से इसके परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस। नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, नेटवर्क कैसा काम कर रहा है, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस का मतलब कि आपने अगर कोई भी चीज, अच्छा एक बात बताओ, आप मान लीजिए कोई नया टूल डिजाइन करते हो, कोई नई मशीन बनाते हो या कोई भी नई चीज बनाते हो, तो सबसे पहले आप उसको क्या मेजर करते हो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
परफॉर्मेंस मतलब जिस काम को करने के लिए वो बनाया गया है कितनी इफेक्टिवली वो उसको कर पा रहा है ना। तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया उसको मीटअप होना है, उसमें पहला क्राइटेरिया क्या है, उसकी परफॉर्मेंस, नेटवर्क की परफॉर्मेंस। अब वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? पहली चीज ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट टाइम, फिर रेस्पॉन्स टाइम इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट टाइम के ऊपर, रेस्पॉन्स टाइम के ऊपर, कितने नंबर ऑफ यूजर हैं, कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं इनके ऊपर, और थ्रूपुट और डिले। ये कुछ नए नए टर्म्स हैं जो आपको यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ठीक है। इसलिए इंट्रोड्यूस होने हैं क्योंकि हम आगे आगे पढ़ेंगे, इन पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और बहुत सारी चीजें हम नेटवर्क में पढ़ेंगे जिसमें हम इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इस बात का क्या मतलब है। हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे, हम कहेंगे ट्रांसमिट होने में इतना टाइम लगा, ट्रांजिट टाइम इतना है, तो हमें वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। पहली चीज क्या है, ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सोर्स है ए से लेके बी तक कोई मैसेज अगर आपने ट्रांसमिट किया, ठीक है, तो इस डिवाइस से इस डिवाइस तक इस पूरे मैसेज को ट्रांसमिट होने में जो टाइम लगता है, ट्रैवल यहां से यहां तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है पूरे मैसेज को, उसको उसका ट्रांजिट टाइम कहते हैं। एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक कंप्लीट मैसेज ट्रैवल करने में जितना टाइम लेता है उसको उसका ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांजिट टाइम कहते हैं। ट्रांजिट टाइम को ही ट्रांसमिशन टाइम भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसने कोई क्वेरी पूछी इस स्टेशन से, तो एक टाइम T1 पर, मान लो टाइम T1 पर इसने यहां से क्वेरी जनरेट की, पहले वो क्वेरी यहां से यहां तक पहुंची, जब यहां पहुंची तो इसने रेस्पॉन्स जनरेट किया उसका, और वो रेस्पॉन्स यहां से यहां तक आया, ठीक है। तो किसी स्टेशन से क्वेरी जाएगी डेस्टिनेशन तक, और डेस्टिनेशन पहले उसका रिस्पॉन्स बनाएगा और रिस्पॉन्स को वापस भेजेगा। इस बीच में जितना भी टाइम लगा उस पूरे टाइम को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। देखिए, elapsed time between an inquiry and a response is called as response time, ठीक। फिर आता है और किस चीज के ऊपर, मतलब रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी, भाई ये कहाँ पे काम आएगा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कोई क्वेरी पूछ रहा है, मान लीजिए कोई मैनेजमेंट क्वेरी है, पूछ रहा है कि भाई आपका, आपके जो आगे आने वाला लिंक है, आपका जो नेक्स्ट लिंक है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है वो चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसके लिए रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगेगा, वो रिस्पॉन्स टाइम है। एक डिवाइस अगर कम्युनिकेट कर रही है तो उसको उसका जवाब मिलने में कितना टाइम लग रहा है, वो रिस्पॉन्स टाइम है। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ यूजर हैं आपके नेटवर्क में, जितने ज्यादा यूजर होंगे उतनी परफॉर्मेंस उसकी कम होती चली जाएगी। भाई जितने लोगों को सर्विस देगा नेटवर्क, उसकी उतनी परफॉर्मेंस कम होगी कि नहीं होगी, बहुत सीधी बात है। आप किसी शॉप पर चले जाइए शॉपिंग करने के लिए, वहां पर एक शॉपकीपर है, जितने क्लाइंट्स होंगे उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा एक क्लाइंट पे लौट के आने में। वो एक को सामान दिखा रहा है, इतनी देर में दूसरा आ जाएगा, वो भी कुछ चीजें मांगेगा, इतनी देर में पहला कुछ बोलेगा, तीसरा आ जाएगा, वो भी कुछ डिमांड करेगा। तो जितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे उतनी ही जो परफॉर्मेंस होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूजर्स, द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम आप यूज कर रहे हैं। कुछ ट्रांसमिशन मीडियम्स ऐसे होते हैं जो हाई परफॉर्मिंग होते हैं, जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, डेटा जल्दी ट्रैवल करता है, नॉइज कम आती है, क्रॉस टॉक कम होती है। नॉइज और क्रॉस टॉक का मतलब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम होती है, तो जो डेटा आप भेज रहे हैं वो स्मूथली निकल जाता है, फास्टली। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डेटा को टाइम लगता है, मान लीजिए चलते चलते वायर गर्म हो गई, गर्म होने से क्या हुआ कि उसमें जो डेटा जो आप ट्रैवल कर रहा था उसमें वो एटीन्यूएट होने लगा, उसकी पावर कम हो गई डेटा की। तो बहुत सारी चीजें हैं, भी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को। तो ये भी ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है। फिर द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर, आपने जो हार्डवेयर यूज किया वो कितना इफेक्टिव है ना। एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, कितना एफिशिएंट आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजों को मैनेज करना पड़ता है। फिर आता है आपका थ्रूपुट एंड डिले। थ्रूपुट का मतलब क्या है, थ्रूपुट का मतलब है, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी चीज में थ्रूपुट किसे कहते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं। अब इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अगर मैं बात करूं तो किसी एक यूनिट टाइम में एक नेटवर्क के ऊपर कितने मैसेज ट्रांसमिट हो पा रहे हैं, कितना डेटा आप एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रांसमिट कर पा रहे हो, वो उसका थ्रूपुट है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पैकेट्स यू आर एबल टू डिलीवर इन अ यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एज थ्रूपुट ऑफ अ नेटवर्क, है ना। और डिले का मतलब क्या है कि कोई काम आपने, मान लीजिए एक जगह से आपने मैसेज भेजा और वो कुछ समय लेगा प्रोसेस होने में, और अलग अलग टाइप के टाइम को लगेंगे। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि एक डिवाइस के ऊपर एक पैकेट पड़ा हुआ है, वो डिवाइस उस पैकेट को खोल के उसमें कुछ चेक कर रही है कि उसमें क्या चीज है,
इसमें कुछ डिले लगेगा, या वो डिवाइस उसे आगे फॉरवर्ड कर रही है, कितनी देर बाद फॉरवर्ड कर पाई, इसमें कुछ डिले लगा, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, उसमें कुछ डिले लगा, उसकी एक बिट को पहली जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचने में कुछ टाइम लगा, उसमें कुछ डिले लगा। तो अलग अलग टाइप के डिले होते हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप के डिले प्रोड्यूस होते हैं। तो डिले बेसिकली क्या है, टाइम टेकन टू डू समथिंग इज कॉल्ड एज डिले, है ना। कोई भी काम करने में जितना टाइम लगता है उसको हम डिले कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से मैसेज गया तो जैसे ही गया इमीडिएटली पहुंच गया, नहीं, उसके बीच में कुछ डिले आता है ना। वो मल्टीपल चीजें भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, एक सिंगल भी हो सकता है। तो टाइम लैप्स जो होता है ना किसी दो इवेंट्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज डिले। मल्टीपल टाइप के डिलेज यहाँ होते हैं, हम पढ़ेंगे और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जैसे प्रोपेगेशन डिले, ट्रांसमिशन डिले, लेटेंसीज होती हैं, है ना। तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। तो ये चीजें हैं, परफॉर्मेंस में ये चीजें आती हैं, ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगा, रिस्पांस टाइम कितना है, कितने यूजर है, किस टाइप का हार्डवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, कितना कैसा ट्रांसमिशन मीडियम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है नेटवर्क आपका परफॉर्मेंस उसकी कैसी होगी, और साथ में उसको कितना थ्रूपुट वो अचीव कर पा रहा है और कितना डिले उसको मिनिमाइज करना है। तो मतलब थ्रूपुट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड एंड डिले हैज टू बी मिनिमाइज्ड, यही तो मतलब है। थ्रूपुट ज्यादा होना चाहिए और डिले जो है वो उसका कम होना चाहिए गुड परफॉर्मिंग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। चलिए, फिर आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या बताता है कि आपका नेटवर्क कितना रिलायबल है। अब रिलायबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मल्टीपल नेट लिंक ज्वाइन कर करके आपने एक नेटवर्क बना रखा है। भाई हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये मैंने एक नेटवर्क बना रखा है ना, एक डिवाइस ये, एक डिवाइस ये, एक डिवाइस ये इस तरह से मान लीजिए मैंने कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया, है ना। ये लो, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क मैंने बना दिया, इनके बीच में लिंक्स बना दिए, ये एक नेटवर्क बना हुआ है। अब इसकी रिलायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो लिंक है कितनी फ्रीक्वेंटली ये फेल हो रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है भाई वायर से आपने लिंक बना रखे हैं, हमेशा एस्टेब्लिश्ड है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इन दो डिवाइसेस के बीच का जो लिंक है वो बार बार फेल हो रहा है, कभी ये फेल हो रहा है, कभी ये फेल हो रहा है। तो इसका मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से ये लिंक फेल हो रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी आपकी जो इफेक्टिवनेस होगी कि नेटवर्क की। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर, मतलब कितनी जल्दी जल्दी तो लिंक फेल हो रहे हैं, और अगर कोई लिंक फेल हुआ तो उसको रिकवर होके वापस रीस्टोर होने में कितना टाइम लग रहा है ना। ये सब उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक रिलायबल नेटवर्क कौन सा होता है, जिसमें कम से कम लिंक फेल हो, और इनकेस अगर कोई लिंक फेल होता है तो वो इतनी जल्दी रिकवर करे कि परफॉर्मेंस पे डिग्रेडेशन ना हो, नेटवर्क की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। फिर नेटवर्क रॉबस्टनेस इन अ कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, उसमें अगर कुछ कनेक्शंस हट गए हैं तो उस केस में नेटवर्क कैसे ऐसी स्थिति में अपने आप को रिस्टोर करेगा, क्या कुछ ऐसे एडिशनल प्रोविजंस हैं जिनको यूज करके हम यूजर्स को सर्विसेज दे सकते हैं। तो रॉबस्टनेस का मतलब क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम से अपने आप को कितनी जल्दी बाहर निकाल लाना, दैट इज कॉल्ड एज रॉबस्टनेस, मतलब कम से कम उसकी परफॉर्मेंस पे असर हो। तो अगर ये चीजों पे हम ध्यान देंगे तो दिस इज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ नेट, हाउ मच रिलायबल दैट नेटवर्क इज, है ना। मतलब किसी परेशानी में नेटवर्क जो है वो कैसे अपने आप को मैनेज कर रहा है। फिर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब हाउ, अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर डेटा कम्युनिकेट कर रहा है तो कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो ऐसी नहीं है, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर या 6 डिवाइसेस हैं, कोई 7वीं 8वीं डिवाइसेस इस पूरे नेटवर्क को टैप करने की कोशिश करे या इसके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे तो ये नेटवर्क अलाउ कर रहा है या उसको रोक पा रहा है। कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो इस नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। तो देखिए, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज procedures for recovery from breaches and data losses। ब्रीच मतलब कि सिक्योरिटी ब्रीच किसी ने कर दिया, अगर कर दिया आपको पता चला तो आप इमीडिएटली उसे रिकवर कर जाओ, अगर कोई डेटा लॉस हुआ तो इमीडिएटली उसको रिकवर करो। तो दीज मेनी कंसर्न्स आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। तो ये सारी चीजें भी नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर होती हैं, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ कनेक्शन, कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पर 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस याद रखनी है। 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सिलेबस देख के ये टॉपिक मेंशन्ड है, इस टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक वो हैं जो आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी एबीसीडी है, एबीसीडी जाने बिना हम किसी सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाएंगे, कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ये बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन को समझने के लिए ये डायग्राम देखिए।
पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है। अब ये दो स्टेशन लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी हो सकते हैं। एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेटिंग होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। इनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है, मतलब दो स्टेशन को कंबाइन करने के लिए अलग से एक लिंक हमने प्रोवाइड कर रखा है। ऐसे लिंक को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक। इस लिंक पर इन दो स्टेशन के अलावा कोई तीसरा स्टेशन कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज नहीं करेगा। डेडिकेटेड लिंक है। इस पूरे लिंक की जो बैंडविड्थ है वो इन्हीं दोनों के बीच में शेयर होगी। कोई दूसरा बंदा, तीसरा बंदा आके उस बैंडविड्थ को यूज ही नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये कह लो कि ये जो पूरी बैंडविड्थ है ना, ये पूरी लेन है, ये पूरी लेन सिर्फ इन दो डिवाइसेस के लिए बनी है। तो एक तरीके से उस कंप्लीट कैपेसिटी के मालिक ये दोनों है, उसके अलावा कोई दूसरा इस पर यूज नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात क्या हो गई, एक तो सिक्योर है, ये दो डिवाइसेस के बीच में सेपरेट लिंक आपने प्रोवाइड कर दिया, कोई तीसरी का कोई शेयरिंग ही नहीं है, तो सिक्योरिटी नेचुरली बढ़ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि ये जो डिवाइसेस हैं इनकी स्पीड कम हो ट्रांसमिशन की, या ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेट ना करना चाहती हूँ। मान लीजिए इन्हें कभी कभी डेटा को ट्रांसमिट करना है, लेकिन आपने डेडिकेटेड कनेक्शन इन्हें दे रखा है, तो एक तरीके से वेस्टेज ही तो हुई। जो कनेक्शन आपने दिया, हो सकता है और डिवाइसेस हो जो कम्युनिकेट करना चाहती हो इनके साथ, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है ना। तो एक तरीके से क्या क्या चीजें हुई देखो, इट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द टू डिवाइसेस। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस ओनली, है ना। एग्जाम्पल, कनेक्शन बिटवीन द रिमोट कंट्रोल एंड द टेलीविजन कंट्रोल। बिल्कुल ऐसा हो गया, जो आपके टीवी का जो रिमोट है वो और आपका जो टीवी है उनके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है ना। चलिए, मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है कि देखिए एक सिंगल लिंक है, उस सिंगल लिंक पर मल्टीपल स्टेशंस आपने कनेक्ट किए हुए हैं। अब क्या होगा, ये मल्टीपल स्टेशन अगर कंबाइन मतलब आपस में बात कर रहे हैं तो एक कॉमन लिंक का इन्हें यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बात है, अब ये जो लिंक की कैपेसिटी है ये मल्टीपल स्टेशंस के बीच में शेयर हो रही है, तो यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाएंगे, पहली बात। और दूसरा, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक बार में एक ही स्टेशन डेटा भेजे। मान लीजिए ये स्टेशन है, ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो एक टाइम पर ये इस लिंक का यूज करके डेटा को भेजेगा। जिस टाइम पर इसका डेटा यहाँ है, मीनवाइल ये अगर अपना डेटा भेज देगा तो इसका डेटा यहाँ कोलाइड हो जाएगा। बहुत सीधी बात है, ये वायर है, एक वायर में एक बार में एक ही स्टेशन अपना डेटा भेज सकता है। अगर दूसरे वाला का डेटा उसने भेजा, मान लीजिए इसकी एक बिट इसने भेजी, एक बिट इसने भेजी, अगर एक भी बिट मान लो ये भेज रहा है 010110, है ना, और इसने भेजा 011101, अगर इनकी इसकी पहली बिट और इसकी लास्ट बिट, अगर या इसकी लास्ट बिट और इसकी पहली बिट भी अगर आपस में कोलाइड हो गई, मतलब इसका पूरा मैसेज ये भेजा जा चुका है, आखिरी बिट इसकी ट्रेवल कर रही है, इतने में इसकी पहली बिट आ गई, अगर एक भी बिट कोलाइड हो गई तो ये पूरा डेटा करप्टेड माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक कॉमन लिंक पर मल्टीपल डिवाइसेस लगी हुई हैं तो फिर आपको ये इंश्योर करने की जरूरत है कि एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस उस कम्युनिकेशन मीडियम का यूज करे। ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन लिंक है ये दो तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, या तो टाइम में, है ना, या तो टाइम में शेयर कर सकते हैं या स्पेस में शेयर कर सकते हैं। स्पेस का मतलब क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस लिंक के ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, बैंडविड्थ जिसको हम कहते हैं, तो या आप मोटा मोटा समझो, इस तरह से कह सकते हैं, जनरली समझो, क्योंकि मैंने अभी फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ आपको नहीं बताया। तो ये जो लिंक है ये स्पेशियली भी शेयर हो सकता है और टेम्पोरेरीली भी शेयर हो सकता है। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, शेयरिंग इन टाइम, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए ये डिवाइस यूज करेगी, कुछ टाइम के लिए ये डिवाइस यूज करेगी, कुछ टाइम के लिए ये डिवाइस यूज करेगी। टाइम आपने डिवाइड कर दिया, अलग अलग अपने अपने टाइम में वो पूरे के पूरे लिंक का यूज करेंगी। स्पेशियल का मतलब क्या है, स्पेशियल शेयरिंग क्या होती है कि भाई इस पूरी बैंडविड्थ को आपने एक तरीके से ये मान लो कि मान लो ये पूरा चैनल है, तो इस चैनल के 3 डिवाइसेस हैं, तो 3 डिवाइसेस के बीच में आपने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। अपने अपने एरिया में पहला वाला इसमें यूज करेगा, दूसरा वाला इसमें यूज करेगा, तीसरा वाला इसमें यूज करेगा। ये कह रहे हैं हम कि भाई एक लेन थी, उस लेन के आपने 3 पार्ट्स कर दिए कि भाई अपने अपने रास्ते पे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेशियल शेयरिंग। तो उसमें क्या होगा, पूरे चैनल की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन एक ही टाइम पर तीनों ट्रांसमिट कर सकते हैं। टेम्पोरल में क्या होगा कि एक बार में एक ही डेटा ट्रांसमिट करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या है, मोर देन 2 स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक ईदर स्पेशली और टेम्पोरेरीली, है ना। टेम्पोरली कैसे, इफ सेवरल डिवाइसेस कैन यूज द लिंक साइमल्टेनियसली इट इज स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन, मतलब एक साथ अगर यूज कर रहे हैं तो स्पेशली शेयर्ड है, और अगर एक एक टर्न बाय टर्न कर रहे हैं,
टर्न बाय टर्न का मतलब कुछ टाइम के लिए पूरी की पूरा, ये पूरा का पूरा चैनल किसी एक को मिल जाएगा, फिर अगली बार के लिए ये पूरा किसी दूसरे को मिल जाएगा, तो वो होगा आपका टेम्पोरल कनेक्शन। इस तरह से ये कनेक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, अब आता है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका नाम है फिजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या है, बिल्कुल मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझो। एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, किस तरह से वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, क्या स्ट्रक्चर कनेक्शन का आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। हाउ दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड, फिजिकली किस तरह से डिवाइसेस कनेक्टेड है, दैट नेटवर्क, दैट फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज topology. Layout is called as topology. मतलब it is the way in which a network is laid out physically. किस तरह से आपने कहां से कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, किससे कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, कौन सी दो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको जो फिजिकली अगर हम उसको देखें तो दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं? 4 बेसिक टाइप्स होते हैं, मेश, स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। इन चारों टोपोलॉजीज के नाम, इनकी फंक्शनिंग, इनके डायग्राम, इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टोपोलॉजीज भी एग्जाम में आती हैं और पूरा भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और यूजुअली आपको हर पेपर में यूनिट 1 में सिलेबस में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। क्या कहती है यहां से समझो। मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम, जितने भी स्टेशंस हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, सब में डेडिकेटेड कनेक्शन है। जैसे एक स्टेशन ये है तो ये बाकी बचे हुए चारों से कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है और इससे भी है। ऐसे ही ये वाला स्टेशन इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और ये तो एक कनेक्शन इसका पहले से है ही, है ना। ऐसे ये वाला इससे भी है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इससे भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ऐसे ये वाला इससे, इससे, इससे और इससे भी है ना। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है जिसमें हर दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जहां हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसी टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। बहुत सिंपल बात है। ये इसका डायग्राम हो गया आपका, है ना। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 5 स्टेशन बनाने हैं और हर स्टेशन को आपस में डेडिकेटेड कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, एवरी डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। ठीक है, तो देखो पॉइंट टू पॉइंट लिंक ना पता होता तो कैसे समझ में आता, इसलिए मैंने वहां पर आपको वो बताया। एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क हैज अ कनेक्शन टू ईच ऑफ द अदर कंप्यूटर्स इन दैट नेटवर्क। अब एक बहुत बात ध्यान रखनी है, अब यहाँ देखिए डुप्लेक्स, डुप्लेक्स क्या होता है? डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मोड मतलब फुल डुप्लेक्स, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए इन दो डिवाइसेस के बीच में एक ये यहाँ पर आपने दे रखा है, एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन दोनों डायरेक्शन में यूज हो रहा है। क्या हमने इसके बीच में 2 कनेक्शन बना रखे हैं कि भाई इससे इसे, जब हम इसके कनेक्शन बना रहे तब हमने ये कनेक्ट कर दिया, जब हम इसके कनेक्शन बना रहे तो हमने दूसरा कनेक्ट कर दिया, ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं। हम ये जो कनेक्शन है ये 2 तरीके से बना सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये कनेक्शन 2 तरीके से बन सकता है, या तो ये हाफ डुप्लेक्स बनेगा या फुल डुप्लेक्स बनेगा। हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि एक 2 लाइन आपने बना दी, है ना, एक लाइन इधर ट्रैवल करने के लिए और एक लाइन इधर डेटा को ट्रैवल कराने के लिए, ये तो हाफ डुप्लेक्स होगा, है ना। ये तो एक तरीका का क्या मतलब हुआ, एक टाइम पर एक ही कनेक्शन हो सकता है। तो जब हम कह रहे हैं कि डुप्लेक्स मोड है, मतलब एक ही सिंगल लिंक दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तो नंबर ऑफ ये जो लिंक्स हैं ये तो हाफ रह गए, क्योंकि भाई ये डिवाइस इससे कनेक्ट हो रही है तब भी ये लिंक काम आ रहा है, ये डिवाइस इससे कनेक्ट हो रही है तब भी ये लिंक काम आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? देखो हमारे पास यहाँ टोटल कितनी डिवाइसेस हैं, मान लो n डिवाइसेस हैं मेरे पास टोटल, और एक डिवाइस कितने लिंक कैरी करेगी, n-1। भाई अगर मान लो 5 डिवाइस हैं तो एक डिवाइस 4 लिंक होंगे, 1 2 3 4, चारों रिमेनिंग डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आ गए, कितने लिंक्स की मुझे जरूरत है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक लिंक 2 डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये जो लिंक है ये इधर से भी काम कर रहा है, इधर से भी काम कर रहा है, 2 पे काम आएगा। ऐसे ये जो लिंक है ये इससे इसकी तरफ और इससे इसकी तरफ दोनों के लिए काम कर रहा है। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए, हाफ रह गए ना, दोनों डायरेक्शन में एक सिंगल लिंक यूज हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, n-n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो बस ये चीज है यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ डुप्लेक्स मोड कनेक्शंस कितने हो गए, n-n-1 डिवाइडेड बाय 2। अगर डुप्लेक्स नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है, तो नंबर ऑफ लिंक आपको डबल करने पड़ेंगे, तो n-n-1 रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एवरी डिवाइस मस्ट हैव n-1 IO पोर्ट्स। हर एक डिवाइस के पास n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट होने चाहिए।
पोर्ट का मतलब वो कनेक्शन जो मान लीजिए ये है, एक डिवाइस है तो इसके पास 1 2 3 4 डिवाइसेस से कनेक्ट होना है, तो उसको 4 पोर्ट की जरूरत है अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ये बात यहाँ हम कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है नेटवर्क बनाने के लिए, तो हर डिवाइस को नंबर ऑफ पोर्ट्स ज्यादा रखने पड़ेंगे टू बी कनेक्टेड टू द अदर n-1 स्टेशंस। तो ये हो गई आपकी मेश टोपोलॉजी। ठीक है, अब इस मेश टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, बहुत सीधी बात है। एडवांटेजेस में क्या नजर आ रहा है, सीधा सीधा भाई हर दो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन है, तो सिक्योर तो है ही है, सिक्योर है, फास्ट होगा। भाई दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, डायरेक्टली अपने कम्युनिकेशन लिंक पे बात करेंगी, किसी और के थ्रू जाना ही नहीं है। कम्युनिकेशन फास्ट है, सिक्योर है ना, ये बेनिफिट्स तो हैं ही इसके। चलिए, पूरी कैपेसिटी दो डिवाइसेस के बीच में कंप्लीट चैनल की कैपेसिटी जो है वो डिवाइसेस यूज करेंगी। तो देखिए एडवांटेजेस क्या हुआ, इट कैन हैंडल हाई अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा टाइम साइमल्टेनियसली। भाई क्या मतलब हुआ, इन दोनों के बीच में चल रहा है तब तक ये दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ये दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, है ना, डेडिकेटेड लिंक है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो नेटवर्क पे एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो नेटवर्क है ये ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल एक साथ कर सकता है। सिक्योर है क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है दो डिवाइसेस के बीच में, जो हमने बात कही। रॉबस्ट है क्यों, क्योंकि एक लिंक अगर फेल होता है, मान लो ये लिंक फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम आपका खत्म हो गया, तो इस डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए ये ऐसे कनेक्ट कर लेगा, इस तरह कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रॉबस्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो इनमें से कोई एक आधा लिंक फेल भी हो जाता है तो आपका नेटवर्क काम करना बंद नहीं करेगा, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी तो नेचुरली कम होगी लेकिन ठप नहीं होगा नेटवर्क आपका, इसलिए इस नेटवर्क को हम रॉबस्ट मानते हैं। ठीक है, एडिशनल डिवाइसेस डज नॉट डिसरप्ट द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइसेस। मतलब अगर हम यहाँ पर मान लीजिए मैं एक और स्टेशन को यहाँ पर ऐड करूं, तो सिंपल मुझे क्या करना है, बस इस स्टेशन को मुझे सबके साथ कनेक्ट कर देना है, इससे भी कनेक्ट कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन हम बना रहे हैं। तो कहने का मतलब एग्जिस्टिंग नेटवर्क पर कोई असर नहीं होता अगर हम कुछ नई डिवाइसेस ऐड करते हैं। लेकिन एक चीज हमें क्लियर नहीं नजर आ रही है कि यहाँ पर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा है, हार्डवेयर की कॉस्ट कितनी ज्यादा है, कितना बल्कि आपका सिस्टम लग रहा है। एक डिवाइस ऐड करने के लिए आपको 4 तो पोर्ट ऐड करने हैं उसमें, और इतने सारे केबल्स आपको खींचने पड़ेंगे, है ना। इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन, मतलब क्या मतलब हुआ कि अगर इस लिंक में फॉल्ट आया तो पता चल जाएगा कि इस लिंक में फॉल्ट है, मतलब ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब यहीं पे प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से नेटवर्क के अंदर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को पहचानना कि प्रॉब्लम कहाँ है ये इजी है ना, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वही हमने कहा, हाई अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स रिक्वायर्ड। बहुत सारे केबल्स चाहिए, बहुत सारे आईओ पोर्ट चाहिए, एक डिवाइसेस को सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होना है तो उतने ही आईओ पोर्ट्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियस बात है, पता नहीं कितनी जगह बनानी पड़ेगी, एक तार कहीं है, एक तार कहीं है, उनको देखना पड़ेगा। वायरिंग कैन बी ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेस, जैसे वॉल्स में, सीलिंग्स में, फ्लोर्स में, जितनी वायर्स आप अकोमोडेट कर सकते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा बल्कि आपका स्ट्रक्चर हो जाए, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगली टाइप की जो टोपोलॉजी आती है वो आती है स्टार टोपोलॉजी। क्या है, डायग्राम से समझो पहले। अब स्टार टोपोलॉजी ये कहती है कि अब आप हर डिवाइस को आपस में कनेक्ट मत करो, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको हम कहते हैं हब, जितने भी उसमें पोर्ट्स हैं, उस हब में जितने आईओ पोर्ट्स हैं उतनी डिवाइस हम उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो 4 डिवाइस कनेक्ट करनी है तो इसके अंदर 4 पोर्ट्स हैं, हर डिवाइस डायरेक्टली हब से कनेक्टेड है, कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखो स्टेशन, ये सारे चारों स्टेशन आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये सारे हब से कनेक्टेड हैं। अब इनके बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो इस हब के थ्रू होगा। मान लो इन दोनों को बात करनी है तो ये पहले इसको डेटा भेजेगा, फिर हब से इस पे डेटा आएगा। इन दोनों को बात करनी है तो ये डेटा इसे भेजेगा, तब ये डेटा यहाँ आएगा। इस तरह से स्टार टोपोलॉजी काम करती है। तो यहाँ नंबर ऑफ केबल्स तो देखो बहुत कम हो गए, है ना। स्टेशन को तो सिर्फ एक ही आईओ पोर्ट की रिक्वायरमेंट है हब से कनेक्ट होने के लिए, हब में नंबर ऑफ पोर्ट्स जितने होंगे उतने स्टेशन आप कनेक्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक ही हब है जिसके ऊपर पूरा कम्युनिकेशन डिपेंड कर रहा है, अगर मान लो इसे ही कुछ हो जाए
इसी में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो ये तो सारे के सारे बैठे रह जाएंगे, आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बॉटलनेक है सिस्टम का। वायरिंग तो इसने कम कर दी, फॉल्ट आइसोलेशन भी कम हो जाएगी, मतलब इजी है। क्यों? क्योंकि मान लो ये लिंक काम नहीं कर रहा तो क्लियर पता चलेगा इस लिंक में प्रॉब्लम है, इसे रिप्लेस करके रिपेयर कर देंगे। इस ये काम नहीं कर रहा तो पता चल जाएगा। तो फॉल्ट आइसोलेशन इजी है, नेटवर्क जो है बल्कि नहीं है, हार्डवेयर जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगेन ये एक सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है। पढ़िए, each device is connected to a central node called a hub. A hub manages the data flow between the devices. If one device wants to send to another device, it has to first send the information to the hub and then hub transmit that data to the required device. बता दी ये बात। Then the hub or switch manages and control all functions of the network. सारा मैनेजमेंट का काम इसी का होता है। उसके बाद स्टार में भी LAN टोपोलॉजी में भी हो सकता है, जहां पर where all nodes are individually connected to the central hub. ये बात बाद में करूंगी मैं, ये बाद के लिए मैंने रखी है, अब पढ़ लोगे तो अपने आप रिलेट कर पाओगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके एडवांटेजेस देखो, इंस्टॉलेशन इजी है, रिकॉन्फिगरेशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिंक अगर गया तो उसी लिंक को रिपेयर करके रिकॉन्फिगर करना है। एज ईच डिवाइस नीड्स ओनली वन लिंक एंड वन आईओ पोर्ट टू कनेक्ट टू एनी नंबर ऑफ अदर्स। चाहे कितनी डिवाइसेस से कनेक्ट करना हो तो चाहिए तो एक ही आईओ पोर्ट, क्योंकि उसे कनेक्ट डायरेक्टली हब से करना है। फार लेस केबलिंग रिक्वायर्ड देन मेश टोपोलॉजी। इजी टू ऐड और रिमूव अ कंप्यूटर टू द नेटवर्क। सिंपल क्या करना है, बस हब से उसे कनेक्ट होना है ना। रॉबस्ट है, अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क पे फेल हुआ तो बाकी के नेटवर्क पे कोई असर नहीं होगा। मान लो ये फेल हो गया तो बस ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बाकी सब तो नेटवर्क पे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है नेटवर्क रॉबस्टनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन यहाँ पर भी इजी है ना। डिसएडवांटेज क्या है, कैन हैव हायर कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन एज ईच कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू द हब एज कंपेयर टू लैन। हम बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, लिख देती हूँ, एज कंपेयर टू बस। ठीक है, तो मतलब इन कंपैरिजन हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप मैश टोपोलॉजी के रिलेशन में ना समझें इस बात को। फिर है द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ नोड्स द नेटवर्क कैन हैंडल। ऑब्वियस सी बात है, उसमें अगर आईओ पोर्ट जितने होंगे उतने ही डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। इफ द सेंट्रल कंप्यूटर हब और स्विच फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन एंड ऑल कंप्यूटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। ये इसका बॉटलनेक है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद तीसरी टाइप की टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी। पढ़ो इसको, इस डायग्राम से देखो। बस टोपोलॉजी क्या कहती है, अब हम क्या कह रहे हैं भाई, अब हम ना तो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, ना ही हम कोई सेंट्रल हब लगाएंगे जिसके फेल होने के चांसेस हो। अब हम क्या कह रहे हैं, एक पूरी लैब है हमारी, उस पूरी लैब में मान लो मुझे 10 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो मैंने क्या करना है, एक केबल पूरा का पूरा लैब में बिछा देना है ना। वो तो मेन केबल होगा, और अब उस मेन केबल पे मान लो एक कंप्यूटर मुझे यहाँ रखना है, एक वहां रखना है, एक वहां रखना है। तो जहां मुझे कंप्यूटर रखना है ना, वहां से एक छोटी सी ड्रॉप लाइन लेके आएंगे, पतला सा वायर, उस मेन केबल से कनेक्ट कर देंगे उसको, और उस वायर से हम एक अपना सिस्टम जो होगा उसे अटैच कर देंगे। मतलब एक कॉमन केबल है, उसी कॉमन केबल पर देखिए, कॉमन केबल है, इस पूरे कॉमन केबल पर छोटी छोटी ये जो है टैप्स हैं, इन टैप्स को यूज करके ड्रॉप लाइंस अटैच करेंगे। छोटी छोटी लाइन, मतलब पतले पतले वायर्स हैं, इनके थ्रू हम डिफरेंट स्टेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक कॉमन केबल है जिस पर मल्टीपल स्टेशन हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका भाई, कॉमन केबल पर आपने सारे स्टेशन कनेक्ट कर दिए छोटी छोटी ड्रॉप लाइंस का यूज करके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो बीच बीच में आपने यहाँ टैप्स लगाए हैं ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, मोटा एक केबल है, इसमें कट्स लग रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर जगह जहां आप ड्रॉप लाइन लगाएंगे वहां पे कहीं ना कहीं केबल में कट तो आएगा ही ना। इसकी वजह से जो यहाँ सिग्नल ट्रैवल करता है, जो भी स्टेशन के बीच में डेटा कम्युनिकेट करता है, वो इस केबल के थ्रू ही तो करता है, सिग्नल की फॉर्म में। तो जहां ये टैप्स आएंगे ना, वहां पर ये सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करना पड़ता है, रिपीटर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर रिपीटर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या ऐसे सर्किट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं जो कि सिग्नल को रीजनरेट कर देते हैं। मान लो ये सिग्नल आपका चल रहा है ना, और वायर चल रहा है, तो सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है ना वो कम होती चली जाती है। तो रिपीटर, मान लो आपने रिपीटर लगा दिया, तो रिपीटर वापस उसे सिग्नल को उसी तरह से जैसे पहले था वैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी को बना देता है। उस चीज की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, पहली चीज। और दूसरी, हमें ये देखना पड़ता है कि कॉमन केबल से सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो एक बार में एक ही डिवाइस डेटा को भेजे, जो बात हम कर रहे थे कि हम शेयर कैसे करेंगे उन डिवाइसेस को। तो ये एक ऐसा पॉइंट कनेक्शन है, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, एक कनेक्शन है, उस पर मल्टीपल डिवाइसेस आपने लगा रखी हैं। अब पढ़िए, ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और बैकबोन।
इसे बैकबोन भी कह देते हैं। नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स। Travels along the backbone, it becomes weaker as it travels farther as some of its energy is transferred into heat. आपको पता है सिग्नल चलेगा तो वायर गर्म भी तो हो जाता है, और वायर गर्म होता है तो नेचुरली कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में ट्रांसमिट होती है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हमें रिपीटर्स भी लगाने पड़ते हैं। सो देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टैप्स ऑफ अ बस कैन सपोर्ट, मतलब कि कितनी आप टैप्स लगाओगे इस पे भी कुछ लिमिट है। ऐसा नहीं है कि वायर में आप कितनी भी टैप्स लगा सकते हो, है ना। तो कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस आप इस केबल पर अटैच करते हो, इसकी भी एक लिमिट है ना। ऐसा तो नहीं कि कितनी भी नंबर ऑफ डिवाइसेस आप इसमें ऐड करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दोस टैप्स, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए ये भी पहले से आपको डिसाइड उस हिसाब से करना पड़ता है। टर्मिनेट बोथ एंड्स ऑफ द बस विद टर्मिनेटर्स टू प्रिवेंट सिग्नल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये तो इसकी बस आर्किटेक्चर की पूरी टोपोलॉजी का डायग्राम हो गया, किस तरह से ये बनती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो। एडवांटेज क्या है, अगर आपका छोटा सा नेटवर्क है तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। केबल लेंथ जो है वो स्टार टोपोलॉजी से कम ही चाहिए। स्टार में तो सबको एक एक करके अलग अलग लंबा कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें एक ही केबल पर छोटी छोटी ड्रॉप लाइंस आप लगा देते हैं, तो केबल लेंथ यहाँ कम होती है। रिडंडेंसी जो होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, मतलब मल्टीपल लिंक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसके बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब इस पूरे नेटवर्क में मान लो इसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई, इसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई, यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो आइसोलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी डिवाइसेस आपस में कॉमन केबल को शेयर कर रही हैं। तो एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम है, फॉल्ट को आइसोलेट करना और आइडेंटिफाई करना इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना। तो देखिए, इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन। कहाँ प्रॉब्लम आई ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इस केबल में अगर कहीं एक जगह ब्रेक आ गया तो पूरा नेटवर्क जो है आपका खत्म हो जाएगा। It can be hard to troubleshoot individual device issues, है ना। बस टोपोलॉजी इज नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बस पे लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें सिग्नल रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती रहती है। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड्स ऑफ द मेन केबल। एडिशनल डिवाइसेस स्लो द नेटवर्क डाउन, ऑब्वियस सी बात है, आप एडिशनल डिवाइसेस लगाओगे तो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है। इफ अ मेन केबल इज डैमेज द नेटवर्क फेल्स और स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो ये इसकी बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। एग्जाम में अलग अलग टोपोलॉजीज भी आ सकती है, बस टोपोलॉजी एक्सप्लेन करो विद एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टार मैश अलग अलग आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए एक रिंग की फॉर्म में सारी डिवाइसेस जो हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। हर एक स्टेशन, ये जो मेन केबल है इस मेन केबल पर रिपीटर्स लगे होते हैं, देखो रिपीटर्स लगे होते हैं, और इन रिपीटर्स के जरिए ये जो स्टेशंस होते हैं ये मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस टोपोलॉजी का बेसिकली काम कैसे करते हैं कि हर एक डिवाइस अपने लेफ्ट वाली और अपने राइट वाली एक एक स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ऐसे ये डिवाइस जो है ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। अब इस टोपोलॉजी में डेटा को ट्रांसफर कैसे करते हैं, मान लो इसे डेटा ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर ना क्या होता है कि एक कंट्रोल फ्रेम होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं जनरली, है ना। तो कौन सी डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करेगी, जिस डिवाइस के पास टोकन होता है वो डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करती है। ये जो टोकन होता है, मान लीजिए ये टोकन है, तो ये टोकन पूरे के पूरे नेटवर्क में सर्कुलेट होता रहता है। जो डिवाइस इस टोकन मतलब जो डिवाइस डेटा को सेंड करना चाहती है वो डिवाइस इस टोकन को ग्रैब करती है, ठीक है, और फिर अपना डेटा जो होती है वो एक डायरेक्शनल में, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है, टोकन को अपने पास रख लेती है। फिर जब ये डेटा को ट्रांसमिट करती है इसे वो डेटा मिलता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में डेटा की स्ट्रेंथ कुछ कम हुई तो ये रिपीटर उस डेटा को रीजनरेट कर देता है। ये देखता है कि क्या मेरे लिए वो डेटा है, नहीं है, तो ये वापस रीजनरेट करके उसे दोबारा इस लिंक पे आगे भेज देता है। ये देखता है क्या वो डेटा मेरे लिए है, नहीं है, तो वापस उसे रीजनरेट करके आगे भेज देता है। तो इस तरह ये रीजनरेट क्यों कर रहे हैं, डेटा की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। जो भी डेटा आया उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे, तो वो आगे आगे उस सिग्नल को भेजते रहते हैं। जब ट्रांसमिशन मान लीजिए इसके लिए था तो इसको वो रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रिंग टोपोलॉजी काम करती है। रिंग की फॉर्म में सारे के सारे जो स्टेशंस हैं वो कनेक्ट होते हैं। अब पढ़िए, each device has a dedicated point to point connection with only the two devices on either side of it. इसके साथ point to point है, इसके साथ point to point है, इसके साथ है, इसके साथ है, इस तरह से a signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. Each device in the ring incorporates a repeater. When a device receives a signal intended for another device, its repeater regenerate the bits and pass them along. एक तरीके से जो सिग्नल पास हो रहा है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। अभी हम पढ़ेंगे इसको भी कि कैसे वो सिग्नल हम डिजिटल ट्रांसमिशन में
यूज करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज योर रिंग टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये भी इंस्टॉल और रिकॉन्फ़िगर करनी आसान है। ईच डिवाइस इज लिंक्ड टू ओनली इट्स इमीडिएट नेबर्स, सबसे आपको कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉल्ट आइसोलेशन इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए ये डिवाइस जो है ये अगर इधर से डेटा रिसीव नहीं कर पा रही है इस वाले पोर्ट से, तो पता चल जाएगा कि इस लिंक में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से फॉल्ट को आइसोलेट करना और आइडेंटिफाई करना इजी है। और यहाँ पर ना होता क्या है कि कुछ नेटवर्क मैनेजिंग सॉफ्टवेयर स्टेशन होते हैं जिन्हें हम मैनेजर्स कहते हैं, वो भी बैठे रहते हैं, वो भी इनके रिंग के जो मूवमेंट है उसको देखते रहते हैं कि कौन से लिंक से मूवमेंट चल रहा है, कौन से लिंक से मूवमेंट इस टाइम नहीं हो पा रहा है, तो उसके हिसाब से फॉल्ट आइसोलेशन यहाँ पर ईजी हो जाता है। Generally in a ring, a signal is circulating at all the times. If one device does not receive a signal within a specified period, it can issue an alarm. है ना, कि भाई मुझे सिग्नल यहाँ पर मिल नहीं रहा है, एक कॉमन सिग्नल वहां पर रोटेट करता रहता है। द अलार्म अलर्ट्स द नेटवर्क ऑपरेटर टू द प्रॉब्लम एंड इट्स लोकेशन, कहाँ हुआ और क्या, कहाँ उसकी लोकेशन है और क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उस पर एक्शन ले लिया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? सारा का सारा जो डेटा जा रहा है दैट मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। हम ये कह रहे हैं कि इसने इसको डेटा, मान लो ये डिवाइस इसे डेटा भेज रही है और डेटा की डायरेक्शन ये है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, है ना, और यहाँ भी जाएगा। डायरेक्टली नहीं भेज सकती क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन, वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन है। तो एक तरीके से एक डिवाइस दूसरे को डेटा भेजेगी तो सारी डिवाइसेस से होकर वो डेटा जो है वो पास होता है ना। इससे क्या होता है, इससे आपका जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाता है कंपेरेटिवली। Network will be impacted if one workstation shut down। अगर बीच में कहीं पर कोई एक वर्क स्टेशन है, मान लो ये इसे डेटा भेज रहा है और ये गया वर्क स्टेशन, ये काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो डेटा यहाँ गया और उसके आगे ही नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि ये इसको रिसीव करके रीजनरेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक स्टेशन के गड़बड़ होने से पूरा नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाता है। फिर चलिए, ब्रेक्स इन द रिंग, जैसे डिसेबल्ड स्टेशन जो है, इट कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ डुअल रिंग और अ स्विच कैपेबल ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ब्रेक। मतलब क्या हुआ, यूजुअली क्या करते हैं कि ये जो रिंग है ना, इसके साथ एक और रिंग होता है जिसे हम ऑक्सिलरी रिंग बोलते हैं। जैसे मान लो एक तो ये रिंग है, ये जो रिंग है ये इस डायरेक्शन में चल रही है, डेटा का ट्रांसमिशन कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम एक और ऑक्सिलरी रिंग बना दें और उसमें जो ट्रांसमिशन की डायरेक्शन है वो उल्टी कर दें, इस डायरेक्शन में चले, तो होता क्या है, मान लो ये मेन वाली जो रिंग है इसमें कहीं ब्रेक आ रहा है। दो तरीके हैं, तो या तो इस ब्रेक को यहाँ स्विच करके बंद कर दो, या फिर इस रिंग से काम कराना बंद कर दो और दूसरी वाली रिंग पे स्विच कर दो ट्रैफिक को, तो दूसरी वाली रिंग दूसरी डायरेक्शन में जो है वो काम करने लगेगी। जब पहली वाली जो रिंग होगी मेन रिंग, वो दोबारा फंक्शनल हो जाएगी तो इसे बंद करके उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो एडिशनल रिंग हम यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू मैक्सिमम रिंग लेंथ एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस, कितनी रिंग की लेंथ हो सकती है, नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी हो सकती हैं। खूब जब आप मान लीजिए कोई बच्चा गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहां पर इसे बहुत डिटेल में समझाया जाता है कि एक टोकन रिंग, हम इनको जनरली बोलते हैं टोकन रिंग है, टोकन बस है, किस हिसाब से ये काम करते हैं, कितनी इनकी लेंथ हो सकती है और इसकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे मेजर होती है, कितने स्टेशन हम वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है आप एक नेटवर्क लेआउट कर रहे हैं तो उसमें आप सारी बस टोपोलॉजी लगाएं, सारी रिंग या स्टार टोपोलॉजी लगाएं, आप मल्टीपल टोपोलॉजीज को भी कंबाइन कर सकते हैं, तो दैट बिकम्स अ हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना। जैसे आपने एक सेंट्रल हब लिया और हर हब पर एक पूरी की पूरी बस टोपोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। एक हब है, इसके आईओ पोर्ट से एक पूरी बस आपने यहाँ मेंटेन रखी है जिसपे मल्टीपल स्टेशन है, तो दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, ठीक है। क्या होगा देखो, एक हब से पूरी बस मेंटेन, एक हब से दूसरी तीसरी बस, इस तरह से आप हाइब्रिड टोपोलॉजीज भी बना सकते हैं। तो अब देखिए, ये एकेटीयू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स से, और यही इंपॉर्टेंट भी है, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही टॉपिक्स घूम के एग्जाम में आएंगे 100%। तो देखिए, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजीज का डायग्राम, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, है ना। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क टोपोलॉजीज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। दीज मेनी क्वेश्चंस कैन बी asked in your exam anyhow, any combination of these questions can be framed, ठीक है। that's it for now। और इसके बाद एक बार और मैं बता देती हूँ, तो BCA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 5 के लिए
जो आपका गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन है बेटा, उसमें कॉम्बो पैक अब अवेलेबल करा दिया गया है। डेडिकेटेड बीसीए स्पेसिफिक सिलेबस वहां आपको आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे, और हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, सारे एकेटीयू बेस्ड जो भी सिलेबस में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आपके कवर्ड होंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में आपको वन शॉट्स भी मिलेंगी जिनसे क्विकली आप एग्जाम में अपना इजीली रिवाइज कर पाए। तो आप बिल्कुल देरी ना करें, ये हेल्पलाइन नंबर्स है, आपको कोई डाउट है तो आप इन नंबर्स पे पता कर सकते हैं और टाइमली एनरोल करके अपनी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। टाइमली आप लोग एनरोल करेंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास चांस है बेटा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।